नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ धार्मिक स्थलों और कांवड़ियों की व्यवस्था परखेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त बता दें किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। धार्मिक स्थलों और कांवड़ियों की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर रखने वाले हैं। काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काशी के दौरे पर सीएम योगी के साथ में क्षेत्रीय विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। धार्मिक स्थलों और कांवड़ियों की व्यवस्थाओं का परखेंगे। जमील अहमद हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। जमील, क्या जानकारी है, क्या व्यवस्थाएं? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे हैं और वाराणसी में अभी वो सर्किट हाउस में तमाम जो आला अधिकारी है उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जो भी वाराणसी में जो कार्य परियोजनाएं चल रही हैं उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद वो सीधा काल भैरव बाबा के दरबार में जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद काशी विश्वनाथ के दरबार में जाकर वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। तो ये आज का कार्यक्रम। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभवतः ये हो सकता है कि राजघाट नमो घाट के ठीक बगल में बसंता महाविद्यालय में एक कार्यक्रम है, वहां पर जाएंगे और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और उसके बाद जो सारनाथ स्थित जो तिब्बत उच्च संस्थान है, वहां पर जो हिमालयन पद्धति से हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से लोकार्पण होना है, उसका मुआयना करने के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम बेहद अहम है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बनारस में जो कांवड़िए आ रहे हैं उनको लेकर क्या तैयारियां हैं, प्रशासन की तरफ से किस तरह का व्यवस्थाएं की गई, इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन से बातचीत करेंगे और खुद स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 18 जुलाई को एक कार्यक्रम होना है, जन नशा मुक्त समिट। उस कार्यक्रम का भी जायजा लेने के लिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कुल मिलाकर यह देखा जाए तो 2 दिवसीय दौरा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद खास है और तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते बनारस के कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो बनारस पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का कार्यक्रम बेहद खास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ठीक है जमील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो इस वक्त बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं। वाराणसी में, काशी में इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन और पुलिस की तैयारियां हैं। बढ़ते आगे, योगी सरकार की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। 8 साल में 30,000 से ज्यादा अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। योगी फोर्स की तरफ से मुठभेड़ में 9,000 से ज्यादा अपराधियों को गोली लगी है। सबसे ज्यादा पश्चिम के मेरठ जोन में कार्रवाई हुई है। सीएम के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी है। लगातार हम देख रहे हैं ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन इस वक्त क्लीन चलाया जा रहा है और अपराधियों की खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधी कांपते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार की पुलिस ने जो ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, 8 साल में 30,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुए हैं। 9,000 से ज्यादा अपराधियों को गोली लगी है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट रूप से कहना है कि अपराधी अगर नहीं समझेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की बोली, योगी फोर्स की बोली, तो खाएंगे गोली। और इसी के तहत ये लगातार अपराधी जो आतंक मचाते थे, आतंक का पर्याय बने हुए थे अपने क्षेत्र में, लोग, व्यापारी इनसे परेशान थे, उनके खिलाफ ये मुहिम उत्तर प्रदेश पुलिस ने छेड़ करके उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का राजव्याप्त था उसको मिटा करके इस वक्त शासन का यहाँ पर शासन का राज स्थापित किया है। योगी सरकार के पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं। आंकड़े जरा देखिए, 8 साल में 30,000 से ज्यादा अपराधियों पर शिकंजा, मुठभेड़ में 9,000 से ज्यादा अपराधियों को गोली लगी है। नरेंद्र यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर। नरेंद्र, क्या जानकारी, आंकड़े बताते हैं नरेंद्र, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त
शासन का राज स्थापित है, ना कि अपराधियों आतंक का पर्याय जो बन चुके माफिया थे उनका। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही सबसे बड़ा एक्शन जो लिया था वो कानून व्यवस्था को लेकर था। लगातार अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने नई नई रणनीति बनाई और कार्रवाई की। पहले चरण में सभी अपराधियों को चिन्हित किया गया जो सक्रिय अपराधी थे और जो लूट, राहजनी और गिरोहबंद तरीके से समाज में अराजकता फैलाते थे, लूट, डकैती और तमाम आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते थे, उनकी लिस्टिंग की गई। और उसके बाद से मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को और कहा जा सकता है कि डीजीपी को साफ तौर पर निर्देशित किया था कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना है, अपराध मुक्त बनाना है। यहाँ पर ऐसा वातावरण बनाना है कि जिससे यहाँ पर रोजगार क्रिएट किया जा सके, उद्योग धंधे यहाँ पर आ सके, कोई व्यवसायी, कोई उद्यमी बेहिचक यहाँ पर आ सके। एक तरीके से जो गुंडा टैक्स की वसूली होती थी उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाए। तो इस पर पुलिस ने लगातार एक्शन लिया, अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा गया और इस दौरान पुलिस की अनेकों मुठभेड़ें हुई और एक बड़ा आंकड़ा सामने आया कि पुलिस मुठभेड़ में जहां सैकड़ों अपराधी मार गिराए गए, वहीं हजारों की संख्या में अपराधी इनकाउंटर में घायल हुए, उनके पैरों में गोली लगी, सलाखों के पीछे रखे गए। तो एक तरीके से गिरोहबंद जो अपराध था उत्तर प्रदेश से उसको मुक्त करने में सफलता मिली। दूसरी सबसे बड़ी सफलता मिली कि जो गुंडा टैक्स वसूला जा रहा था, व्यापारियों से टैक्स रंगदारी ली जा रही थी, उस पर नकेल कसा गया। और इसके बाद जो लूट की घटनाएं होती थी उसको रोकने के लिए पुलिस ने प्रयास किया। जिस तरीके से अपराधी अपराध करके जब भागता था तो पुलिस उनको महीनों तक, सालों तक ढूंढती थी और कोर्ट में एक फाइल जाती थी कि अपराधी मिल नहीं रहा है, गायब है। अब ऐसी बातें नहीं है, पुलिस के ऊपर भी दबाव है कि किसी ना किसी तरीके से अपराधी को पकड़ना है। और अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बेहिचक गोली मारी है, बेहिचक उनका इनकाउंटर किया है। अगर अपराधियों ने पुलिस पर वार किया है तो इसी का नतीजा है कि प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था स्थापित करने में एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस के पास एक अच्छा खासा बड़ा रिकॉर्ड बनकर तैयार हुआ है 8 सालों में योगी की सरकार में कार्रवाई करने का, जिसका प्रदर्शन समय समय पर डीजीपी द्वारा और पुलिस महकमे द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत भी किए जाते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने सभी भाषणों में और तमाम कार्यक्रमों में इसका जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करने के लिए पुलिस को पूरी छूट दी गई है और पुलिस इसके हिसाब से काम भी कर रही है। कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई भी पड़ रहा है। बड़े माफिया जो थे वो गायब हो चुके हैं और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, गिरोहबंद जो माफिया थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नगरी है मेरठ, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर अपहरण की घटनाएं होती थी, रंगदारी वसूली जाती थी, गैंगवार होता था। इस पर भी शिकंजा कसा गया है। एनसीआर के क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। पूर्वांचल माफियाओं का गढ़ माना जाता था, रंगदारी वसूली जाती थी, यहाँ पर माफियाओं पर नकेल कसी गई है। और जो शूटर थे, जो माफिया थे, डकैती करने वाले लोग थे और फाइले थे, वो सलाखों के पीछे हैं और इनकाउंटर में मार गिराए भी गए हैं। जी। और एक समय था नरेंद्र, जब कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जहां से आप एंट्री ले रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद इसका जिक्र करते हैं, तो जहां से माफियागिरी शुरू हो जाए, जहां से बिजली न आए और तमाम भय व्याप्त हो जाए, आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की सीमा वहां से शुरू हो जाती है। और एक समय था जब उत्तर प्रदेश 2 भागों में बंट गया था, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर माफिया एक्टिव थे और पूर्वांचल का तो कहना ही क्या। यहाँ पर पूर्वांचल में तो माफिया हर घर में एक तरीके से देखा जा रहा था, माफियागिरी शुरू हो गया था। नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए फिलहाल। लेकिन अब इस माफियागिरी पर योगी सरकार का डंडा चला है, बुलडोजर चला है, आप देखिए। और बुलडोजर छांगुर के नेटवर्क पर भी चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर नेटवर्क पर एटीएस का एक और शिकंजा। बलरामपुर में एटीएस ने एक और गिरफ्तारी की है। नामजद रशीद पुत्र लिल्लाही को गिरफ्तार किया गया है। छांगुर के गिरोह में यह रशीद शामिल था। बलरामपुर के मधपुर गांव में गिरफ्तारी हुई है। जो खबर आपको बता रहे हैं, छांगुर के नेटवर्क पर इस वक्त एटीएस का एक और शिकंजा देखिए। एटीएस और लगातार जो टीमें हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है, छांगुर के नेटवर्क और इसके नेक्सस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। नामजद रशीद पुत्र लिल्लाही को गिरफ्तार किया गया है। छांगुर के गिरोह में यह रशीद लिल्लाही शामिल था। एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है छांगुर नेटवर्क का और
बलरामपुर से गिरफ्तारी होती है। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बलरामपुर से तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या जानकारी? बिल्कुल, लिल्लाही को गिरफ्तार किया गया है, राकिब पुत्र लिल्लाही। इसके बारे में ये पता चल रहा था कि छांगुर गैंग का ये बहुत करीबी, और साथ ही साथ एटीएस ने जब शुरुआती दौर में इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया तब एफआईआर में भी इसने नाम का जिक्र किया था। इसे गिरफ्तार किया गया है और कई सारे लोग जो इस पूरी गैंग से जुड़े हुए हैं उन पर धीरे धीरे शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई गिरफ्तारियां इस पूरे केस में देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन ये नेटवर्क जो अभिषेक सामने आ रहा है वो इस वक्त दिखाता है कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि छांगुर नेटवर्क पूरे भारत में सक्रिय था। आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं उसको देखते हुए हम कह सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एटीएस की टीम, ईडी की टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम एटीएस की कल खत्म हुई रिमांड के बाद आज एक्शन में आई। 13 घंटे से ज्यादा वक्त पूरे बलरामपुर के इलाके में 12 अलग अलग लोकेशन पर यह छापेमारी चलती रही। मुंबई, महाराष्ट्र में ये छापेमारी चलती रही। सुबह 5 बजे शुरू होकर अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। तो आप समझिए कि 13 घंटे की छापेमारी में बैग भरकर दस्तावेज हाथ लगे हैं ईडी के, और ये वो दस्तावेज हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग ट्रेल खुलकर निकलकर सामने आई है। वो जमीनों के दस्तावेज मिले हैं जो ये खरीदने की कोशिश कर रहे थे, इस लैंड बैंक को तैयार कर रहे थे। उन लोगों से भी ईडी ने पूछताछ की और उनके भी अकाउंट्स खंगाले हैं जिन लोगों ने इनको जमीनें बेची थी, मोड ऑफ पेमेंट क्या थे, और इसे जुड़ी हुई कई जानकारियां। ये बिल्कुल तय है कि अब सभी एजेंसीज एक के बाद एक छांगुर और इस पूरी धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। अभिषेक, जो बलरामपुर में एटीएस ने गिरफ्तारी की है, जरा उसके बारे में बताइए दर्शकों को। क्या इसकी संलिप्तता कैसी थी? छांगुर नेटवर्क से ये कैसे जुड़ा था ये आरोपी? देखिए, ये जिसके बारे में पता चल रहा है कि छांगुर ग्राउंड लेवल पर कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था और उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि धर्मांतरण के शिकार को ढूंढ के लाएं। कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको कितने पैसे दिए जाने, इसको लेकर उनसे बातचीत करें, खुलकर बातचीत करें। और कुछ लोगों को यह भी जिम्मेदारी दी गई थी कि उनका कहाँ पर धर्मांतरण कराना है। ये लिल्लाही जिसके बारे में बताया जा रहा है उसी गैंग का एक सक्रिय सदस्य था जो बलरामपुर के आसपास के इलाकों में, खासतौर पर नेपाल बॉर्डर सटे हुए इलाकों में नौजवान युवकों को ढूंढता था, उनकी जरूरतों को समझता था और इसकी जानकारी छांगुर को देता था। और फिर छांगुर उन्हें बरगलाने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए लिल्लाही का इस्तेमाल करता था। एक तरह से कहा जाए तो इस बड़ी चेन में लिल्लाही एक मजबूत कड़ी है जिसकी गिरफ्तारी के बाद और भी नाम सामने आ सकते हैं। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, इस वक्त लगातार छांगुर के नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। छांगुर का नेटवर्क इस वक्त एटीएस के रडार पर है। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में लफ्ज जिहाद का मामला सामने आया। नदीम खान ने राहुल बन करके हिंदू लड़की को फंसाया है। यहां पर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा करके यौन शोषण किया इसने। इंस्टाग्राम पर नदीम ने हिंदू लड़की से दोस्ती की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। इंस्टाग्राम से लड़की को इसने फंसाया। उसके बाद देखिए धीरे धीरे इसने लड़की को फंसाकर अपने बातों में बहलाकर फुसला करके बुलंदशहर में इसने लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया है। नदीम खान ने राहुल बनकर के हिंदू लड़की को फंसाया है। अपना नाम इसने राहुल रख करके इंस्टाग्राम पर हिंदू लड़की को प्रेम जाल का शिकार बनाया। उसके बाद फंसा करके इंस्टाग्राम पर नदीम ने हिंदू लड़की से दोस्ती की और उसके बाद दुष्कर्म की इसके साथ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले में लगातार जारी है पूछताछ और पुलिस जांच कर रही है। बुलंदशहर में लफ्ज जिहाद का ये मामला सामने आया जिसमें आप देखिए नदीम खान नाम का ये शख्स राहुल बनकर के इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाता है जिसमें अपना असली नाम छिपाता है, राहुल रखता है, हिंदू लड़की को फंसाता है, दुष्कर्म करता है उसके साथ। कोतवाली नगर पर एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला द्वारा राहुल नामक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर मित्रता की और शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। जब महिला को पता चला कि राहुल मुस्लिम है और उसका वास्तविक नाम नदीम खान है और वह शादीशुदा है, तो उस महिला ने उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने से मना कर दिया। तो उस व्यक्ति ने उसके न्यूड खींचे गए फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस तहरीरी सूचना पर भारतीय न्याय संहिता और उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है
आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोतवाली नगर पर सहयोगी पुनीत जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ इस खबर। पुनीत, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए अगर जानकारी की बात करें तो ये बुलंदशहर के कोतवाली नगर इलाके का मामला है, जहां ये बताया जा रहा था कि आज एक पीड़िता आई थी और उसने ये बताया कि मेरे साथ काफी धोखा हुआ है। बड़ी बात यह है कि उस धोखे जो हुआ है उसमें ये बताया गया था कि एक राहुल नाम के लड़के से उसकी इंस्टाग्राम पे दोस्ती होती है और उसके बाद में उसकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और ये बात जब पता चलता है बाद में, क्योंकि उसको प्यार हो जाता है और वो शादी करने की बात कहती है, और शादी करने के लिए जो राहुल था, जबकि उसका नाम असली नदीम था और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था और वो बार बार शादी करने के लिए बात कहती थी, क्योंकि उसने उसकी वीडियो जो है फोन वीडियो उसकी बना ली थी। और फिर वो लगातार उसको परेशान करता था, यौन शोषण करता था। लेकिन जब उसको ये पता चला कि ये राहुल नहीं बल्कि नदीम है, तो इस पूरे मामले को लेकर के आज वो कोतवाली नगर पहुंची, जहां इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही आरोपी नदीम जो है उसको पुलिस ने हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। बड़ी बात यह कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके तार कहीं और दूसरी जगह से जुड़े हो। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमारी एसपी सिटी शंकर प्रसाद जी से बात हुई तो ये कह रहे थे कि पूरे मामले पर जांच की जा रही है और जांच में अभी जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से अब ये लहब जिहाद का मामला एक और बुलंदशहर में सामने आया तो बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये पहले अपना नाम हिंदू रख लेते हैं और उसके बाद में जब दोस्ती हो जाती है और प्यार हो जाता है तो बाद में जब ये पता चलता है, असलियत इनकी पता चलती है कि भाई ये तो मुस्लिम है, तो उसके बाद में भी फिर ये प्रोन वीडियो बना करके इन भोली भाली जो लड़कियां हैं उनको परेशान करते हैं। और ऐसा ही मामला ये बुलंदशहर में देखने को मिला है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपने तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। महोबा से बड़ी खबर आ रही है। आमंत्रण न मिलने पर महिला की हत्या कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके की गई है। महिला की हत्या की गई। यहाँ पर महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। गांव में डर फैल गया है, सनसनी फैल गई है। केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पूजा पार्टी में नहीं बुलाने पर पड़ोसी नाराज थे और इस दौरान देखिए सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। महोबा में आमंत्रण न मिलने पर महिला की हत्या की गई है। यहाँ पर महोबा में कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके महिला की हत्या की गई है। महोबा से खबर आपको बता रहे हैं। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। गांव में डर का माहौल फैला हुआ है। इस वक्त सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। फिर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। मामला ये पूजा पार्टी में नहीं बुलाने पर पड़ोसी नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। महोबा में पूजा पार्टी में आमंत्रण न मिलने पर महिला की हत्या की गई है। कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला की हत्या की गई है। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। गांव में डर का माहौल इस वक्त है। ग्रामीण इस वक्त आक्रोशित भी हैं और सनसनीखेज वारदात से भय में इस वक्त ग्रामीण दिख रहे हैं। पूजा पार्टी में नहीं बुलाने पर पड़ोसी नाराज थे और बस इसी मामूली बात पर महिला की हत्या कर दी गई है। महिला की हत्या महोबा में की गई है। आमंत्रण न मिलने पर पड़ोसी नाराज थे और इसी वजह से महिला की हत्या कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके एक के बाद एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया है, लहूलुहान कर दिया गया है। केस दर्ज कर मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पुलिस इस वक्त जांच कर रही है कि एंगल तो नहीं है इसमें कहीं। तमाम एंगल्स को लेकर के इस वक्त पुलिस जांच कर रही है। खबर महोबा से आमंत्रण न मिलने पर महिला की हत्या की गई है। यहाँ पर महिला की हत्या कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके की गई है। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आनंद फारन महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल रमाकांत मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। रमाकांत, क्या जानकारी है अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला छरेला थाना क्षेत्र के बसौत गांव का है, जहां एक परिवार के यहाँ शिव पूजन कार्यक्रम था, जहां पड़ोसी को नहीं बुलाया गया, जिस कारण से पड़ोसी नाराज हो गया और उसने सुबह उनकी वृद्ध बुआ जो घर से निकली पूजा डालने के लिए, तो उनके ऊपर अचानक ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिनको लेके अस्पताल ले जाया गया और जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस मामले को लेकर गांव में भय व्याप्त है और लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये बहुत सनसनीखेज और एक तरीके से कहिए सनकी हो जाने वाला मामला प्रतीत हो रहा है रमाकांत। इसकी तो जांच होनी चाहिए कि और एंगल तो इसमें कहीं नहीं है। बस इस बात से, इस विवाद से कोई कुल्हाड़ी से किसी को मौत के घाट कैसे उतार सकता है कि
कोई अपने पूजा पार्टी में नहीं बुलाता है। जी, पुलिस ने बताया है कि हम दूसरे एंगल की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं इनका पुराना कोई विवाद तो नहीं है, लेकिन जो अभी तक गांव वालों परिवार वालों ने बताया है उसका मेन कारण यही है कि उनके यहाँ सावन मास में शिव पूजन था और साथ ही एक बच्चे का बर्थडे भी था, जिस कारण पड़ोसी उनसे नाराज हो गया। उसने आत्मसम्मान का मामला मान लिया इसको और इसी से नाराज होकर उसने वृद्ध महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। चलिए ठीक है रमाकांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, हरदोई से बड़ी खबर आ रही है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है यहाँ पर हरदोई में। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हो गया है। बच्चों का अस्पताल कीर्ति कृष्णा सीज हो गया है। सभी नवजातों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में आग लगने से भगदड़ यहाँ पर मची हुई थी। आग लगने के बाद जांच हुई, फिर इस अस्पताल को सील किया गया है। अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगने के बाद जांच की गई। जांच में अनियमितता पाई गई यहाँ पर और लापरवाही के बाद अब इस अस्पताल को सीज कर दिया गया है। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बच्चों का अस्पताल है ये, कीर्ति कृष्णा इस अस्पताल का नाम है। इसे सीज किया गया है। सभी नवजातों को जिला अस्पताल में इस दौरान शिफ्ट किया गया है। मरीजों के तीमारदार और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उन्होंने भारी विरोध किया था। इंडिया न्यूज ने इस खबर को दिखाया था। आलोक हमारे सहयोगी जुड़ गए तमाम जानकारी साथ इस खबर पर। आलोक, क्या जानकारी है? इस वक्त सीज कर दिया गया अस्पताल को। जी देखिए, अस्पताल को सीज कर दिया गया है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं। लगभग 9 बच्चे घर भेजे जा चुके हैं वापस, बाकी सब अलग अलग अस्पतालों में हैं और सब स्वस्थ हैं। अब बात आ रही है जांच की। जांच में डीएम ने सबसे पहले इसको सीज कराया। कल रात में जो नगर मजिस्ट्रेट होते हैं उन्होंने इसको सीज कर दिया है। उसके बाद जब बात आगे बढ़ी तो आज जब डीएम ने ये कहा कि सीज के साथ साथ हम इन 3 मतलब ये जो बिल्डिंग बनी है, विनिर्मित क्षेत्र, स्वास्थ्य विभाग और फायर विभाग, इन तीनों विभागों पर भी कठोर कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई इसलिए होगी क्योंकि विनिर्मित क्षेत्र में जो बिल्डिंग बनती है वो बिल्डिंग पता चला है कि ये बिल्डिंग नर्सिंग होम के लिए थी ही नहीं। ये बिल्डिंग सिर्फ रहने के लिए थी 29 स्क्वायर फीट में और छत पे इसीलिए रहते भी थे। इनका घर भी ऊपर है छत पर, तो लेकिन ये अस्पताल चला रहे थे। तो ये तो हो गया विनिर्मित क्षेत्र जो पास होता है वो इनका गड़बड़ है। दूसरी बात, विभाग, जब आपका 24 में एनओसी क्लियर नहीं हुई तो आप अभी तक कैसे उसको चला रहे हैं हॉस्पिटल को, ये स्वास्थ्य विभाग पर बात आएगी। आपको बता दें कि जो सीज किया गया है, जो इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, वो इस बात का लिखा गया है कि 2024 के बाद इन्होंने एनओसी जो थी फायर की वो ली ही नहीं थी, उसको रिन्यू नहीं कराया था। तो ये हो गया इनका। तीसरी बात फायर का, तो फायर में ये है कि जो फायर रेगुलेशन इनके पास थे या जो इन लोगों के पास और सिस्टम होते हैं वो इनके पास पूरे थे या नहीं थे, इसलिए फायर वाले भी परेशान, मतलब फायर वालों पे भी कार्रवाई जरूर होगी और कठोरतम होगी। बिल्कुल, यानी कि अस्पताल की तरफ से लापरवाही बरती गई और जांच के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें लापरवाही स्पष्ट रूप से दी गई। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आलोक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए ग्राउंड जीरो में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।